कि ये जो टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स हैं इनकी बातचीत कहाँ की गई है। एक एक्ट है जो कि अपन ने पढ़ा हुआ है, एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 में बात की गई है दो कैटेगरी ऑफ एडवोकेट्स की। एक होते हैं सीनियर एडवोकेट और दूसरे होते हैं अदर एडवोकेट्स। और ये जितने भी एडवोकेट्स होते हैं ये बेसिकली कोर्ट के सामने लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, कौन सीनियर एडवोकेट हो सकता है उसकी भी बातचीत कहाँ की गई है, एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 में बातचीत की गई है। बड़ा सिंपली लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेजिग्नेट कर सकते हैं। लेकिन डेजिग्नेट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी एडवोकेट डेजिग्नेट किया जाएगा वो डेजिग्नेट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। डेजिग्नेट कौन कर सकता है किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन ये ध्यान रखा जाएगा कि जो क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 में, उन क्वालिफिकेशंस को जो भी एडवोकेट फुलफिल करता है उसी को डेजिग्नेट किया जा सकता है एज अ सीनियर एडवोकेट। और क्वालिफिकेशंस बहुत सिंपल है। एक तो ये कहा गया है कि जब भी किसी भी एडवोकेट को डेजिग्नेट किया जाएगा एज अ सीनियर एडवोकेट तो पहले उससे कंसेंट ली जाएगी, सहमति ली जाएगी, पूछा जाएगा। भाई कोई एडवोकेट नहीं बनना चाह रहा हो सीनियर एडवोकेट, आप उसे ज़बरदस्ती नहीं बना सकते हो, तो पहला तो ये लिखा गया है कि कंसेंट ले लेना, उससे पूछ लेना। और दूसरा बड़ा सिंपल ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ओपिनियन में कोई पर्टिकुलर एडवोकेट जो है वो डिजर्विंग है। और डिजर्विंग होने की क्या क्वालिफिकेशन है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर एबिलिटी, कि भाई काबिल वकील है, ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। बाय वर्च्यू ऑफ हिज स्टैंडिंग एट बार, कि मतलब बार में लंबे टाइम से सर्व कर रहा है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है, या उसको लॉ की स्पेशल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। मतलब लॉ की तो नॉलेज सबको ही होती है लेकिन सारे एडवोकेट्स काबिल नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के पास में डिग्री होती है, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की नज़र में डिजर्विंग है, ओपिनियन में डिजर्विंग है, और वो डिजर्विंग होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर एबिलिटी, स्टैंडिंग एट बार, स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ, उस एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेजिग्नेट कर सकता है। बहुत सिंपल सी क्वालिफिकेशन बताई हुई है। अब 3 टाइप के एडवोकेट्स हैं। पहला टाइप कौन सा है, पहला है सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कौन होता है, अगर बहुत सिंपली बोलें, एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 के तहत जिसको डेजिग्नेट कर दिया गया है एज सीनियर एडवोकेट उसे बुलाया जाएगा सीनियर एडवोकेट। एक चीज़ और है कि जब एडवोकेट्स एक्ट 1961 आया उससे पहले जो एडवोकेट्स डेजिग्नेटेड थे एज सीनियर एडवोकेट्स उनको तो सीनियर एडवोकेट कंटिन्यू किया जाएगा, बुलाया जाएगा, उनको सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिलेगा। और बाद में जब एडवोकेट एक्ट 1961 आ गया उसके बाद बोला कि हमने प्रोविजंस दिए हुए हैं, हमने तरीका बताया हुआ है, उस तरीके के थ्रू आप किसी को डेजिग्नेट कर सकते हो एज सीनियर एडवोकेट, और जो डेजिग्नेट हो जाएगा उसे बुलाया जाएगा सीनियर एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट्स एक्ट 1961 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पावर है कि वो किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेजिग्नेट कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशंस बताई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग रूल्स बना दिए 2013 में, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं 2013 के, ये अब डील करते हैं कि किसी भी एडवोकेट को किस तरीके से डेजिग्नेट किया जा सकता है एज अ सीनियर एडवोकेट। और रूल्स में क्या लिखा हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एडवोकेट की कंसेंट के साथ में, सहमति के साथ में उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ सीनियर एडवोकेट। एक तो सहमति लेंगे और दूसरा कंडीशंस ये फुलफिल होनी चाहिए जो कि अभी अभी अपन ने पढ़ी हैं। और कंडीशन बड़ी सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ओपिनियन में वो पर्टिकुलर एडवोकेट डिजर्विंग है, और डिजर्विंग होने की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर एबिलिटी, स्टैंडिंग एट बार, स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ। मतलब सेम वही बातचीत जो कि एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 में लिखी हुई है वही लिख दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स में 2013 के में। अच्छा, एक चीज़ और लिखी गई कि एडवोकेट को तो सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेजिग्नेट किया जा सकता है, किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या जज ऑफ हाई कोर्ट को भी कंसीडर किया जा सकता है और उसको डेजिग्नेट किया जा सकता है एज अ सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में क्या लिखा हुआ है कि एक तो किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेजिग्नेट किया जा सकता है,
और डेजिग्नेट करने के लिए क्वालिफिकेशंस बताई हुई हैं, वो अभी अपन ने पढ़ ली। दूसरा ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को या हाई कोर्ट के किसी भी जज को सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेजिग्नेट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको भी सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन मिल गई है, ही और शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये जितने भी सीनियर एडवोकेट्स होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो सकते हैं विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना ये सुप्रीम कोर्ट में अपीयर ही नहीं हो सकते हैं। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है उसकी बातचीत अभी अपन थोड़ी देर में करेंगे। अच्छा, किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेजिग्नेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक परमानेंट कमेटी बना दी है। और ये जो परमानेंट कमेटी है ये डील करती है सभी मैटर्स से जो कि रिलेटेड हैं विद द डेजिग्नेशन ऑफ अ सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। और ये जो परमानेंट कमेटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कौन कौन होता है इस परमानेंट कमेटी में? एक तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो कि इसके चेयरपर्सन भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस इसके मेंबर्स होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसके मेंबर होते हैं और बार का एक मेंबर। और ये जो बार का एक मेंबर है इसको नॉमिनेट करते हैं चेयरपर्सन मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो मिलके। देखो अभी तक अपन ने क्या बात करी, सीनियर एडवोकेट कौन होता है? कोई भी ऐसा एडवोकेट जिसे एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 के तहत डेजिग्नेट कर दिया गया है एज सीनियर एडवोकेट, उसे बुलाया जाएगा सीनियर एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं 2013 के जो कि बात करते हैं कि कैसे किसी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेजिग्नेट किया जा सकता है। बड़ा सिंपल ये लिखा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो अदर जजेस हैं वो एडवोकेट की कंसेंट के साथ में, सहमति के साथ में उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं एज सीनियर एडवोकेट। लेकिन कंडीशंस सेम वही हैं जो कि एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 में लिखी हुई हैं। इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा तभी उसको कंसिडर किया जाएगा। और कंडीशन है कि ओपिनियन में डिजर्विंग होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज हो उसके पास में, एक्सपीरियंस हो उसके पास में, वही सारी चीज़ें जो कि अपन ने पढ़ी। ऐसे किसी भी इंसान को डेजिग्नेट किया जा सकता है। दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जजेस को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के तौर पे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के सामने बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अपीयर नहीं हो सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये जितने भी मैटर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन को लेके उसके लिए एक परमानेंट कमेटी बनाई जाती है। ये परमानेंट कमेटी है, इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कौन होते हैं इसमें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस इसके मेंबर्स होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसके मेंबर होते हैं और बार का एक मेंबर जिसको नॉमिनेट करते हैं चेयरपर्सन और बाकी के मेंबर्स मिल के वो भी इसके मेंबर होते हैं। और ये बात हो गई सीनियर एडवोकेट के बारे में। फिर दूसरा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? बड़ा सिंपल, कोई भी ऐसा एडवोकेट जिसको सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के तहत एंटाइटल किया गया है, जिसको एक तरीके से परमिशन दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्ट कर सकता है, किसी भी पार्टी के लिए प्लीड कर सकता है, उसे बुलाया जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हमारे देश में जितने भी एडवोकेट्स एनरोल्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो सब जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लीड नहीं कर सकते हैं, किसी पार्टी के लिए केस नहीं लड़ सकते हैं। उनमें से कुछ को सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 एंटाइटल करते हैं, परमिशन देते हैं। और वो कुछ एडवोकेट्स ही हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके किसी भी पार्टी के लिए प्लीड करते हैं, बहस करते हैं, केस लड़ते हैं। उनको बुलाया जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अलावा कोई भी दूसरा ऐसा एडवोकेट नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी पार्टी के बिहाफ पे अपीयर होता है, उस पार्टी के लिए केस को लड़ता है, एक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट में जो वकील केस लड़ते हैं, जिनको परमिशन दी गई है केस लड़ने की सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के अंडर, उनको बुलाया जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और अब ये भी क्लियर हो रहा होगा कि कुछ तो क्राइटेरिया होगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डिसाइड करने के लिए। और वो क्राइटेरिया क्या है वो अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। बेसिकली कहानी शुरू हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में
अपना जो जुरिस्डिक्शन है उसको इनहेरिट किया फ्रॉम फेडरल कोर्ट एंड प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल के बारे में अपन ने पढ़ा है, अपने को ये भी पता है कि फेडरल कोर्ट हुआ करता था, और यही फेडरल कोर्ट जो है इसी के जुरिस्डिक्शन को इनहेरिट कर लिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1950 में। बेसिकली जो रूल्स फेडरल कोर्ट के चलते थे वही रूल्स कंटिन्यू हुए, और उन्हीं रूल्स के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फंक्शन करने की शुरुआत करी। अच्छा, ओरिजिनली क्या हुआ करता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एजेंट्स के सिस्टम को रिकॉग्नाइज करता था। मतलब पहले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था, पहले होते थे एजेंट्स। लेकिन फिर 1954 में ये जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का तरीका है, इसका जो प्रोसीजर है इसको चेंज किया गया। पहला तो ये बोला गया कि अब एजेंट्स नहीं हुआ करेंगे, अब हुआ करेंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और 1954 में ये बोला गया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन हो सकता है? कोई भी ऐसा एडवोकेट जो कि 7 साल से रजिस्टर्ड है, एनरोल्ड है एज एडवोकेट, उसको रजिस्टर किया जा सकता है एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। मतलब 1954 में ये बोला गया कि एक तो एजेंट नहीं बुलाया जाएगा, क्या बुलाया जाएगा? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बुलाया जाएगा। और दूसरा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन बन सकता है? कोई भी ऐसा एडवोकेट जो कि 7 साल से रजिस्टर्ड है एज एडवोकेट, वो बोल सकता है कि साहब मुझे रजिस्टर करो एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और साथ ही साथ पहले जो एजेंट्स हुआ करते थे उनको भी कंटिन्यू किया गया, उनको बोला गया कि हाँ आप एजेंट्स हो, आज के बाद से आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बुलाया जाएगा। अच्छा, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा एडवोकेट जो कि 7 साल से रजिस्टर्ड है एज एडवोकेट, वो रजिस्टर करवा सकता था खुद को एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। कितना वेग सा प्रोसीजर है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो लॉ की डिग्री ले लेते हैं और फिर अपने काम धंधे करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कभी कभार आते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं वकील के तौर पे, और उनको हो जाते हैं 10 साल 15 साल, लेकिन नॉलेज नहीं होती उनको। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि आप 7 साल से रजिस्टर्ड हो एज एडवोकेट, तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए भी रजिस्टर करवा सकते हो। जानकारी कुछ है नहीं और आप एलिजिबल हो गए सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जहाँ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं वहाँ पे कोई भी मुंह उठा के नहीं पहुँच सकता है। तो फिर इसको दोबारा से रिफॉर्म किया गया और 1959 में इन रूल्स को अमेंड किया गया, और अमेंड करके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए एक एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया गया। और आज की डेट में कौन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकता है, उसके लिए एडवोकेट्स का एग्ज़ाम होता है, और बड़ा अच्छा खासा रिगरस एग्ज़ाम होता है। मतलब अब प्रॉपर प्रोसीजर है, काबिलियत के बेस पे, मेरिट के बेस पे अब किसी भी एडवोकेट को दर्जा मिलता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का। और ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कौन करवाता है? ये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री कंडक्ट करवाती है। रजिस्ट्रार्स जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो रजिस्ट्री एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद इन हाउस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। कौन कंडक्ट करवा रहा है? रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करवाती है। लेकिन रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है विद द अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशन कमेटी। एग्जामिनेशन कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होती है, ये खुद ही बनाते हैं अपनी एग्जामिनेशन कमेटी के अप्रूवल के साथ में, और अंडर द सुपरविजन ऑफ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स। बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के जो सेक्रेटरी होते हैं उनके सुपरविजन में, और एग्जामिनेशन कमेटी के अप्रूवल के बाद ये एग्जाम करवाया जाता है। कौन करवाता है? रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये जो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स एग्जामिनेशन कमेटी है, इसको अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। एक चीज़ क्या है आज की डेट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए, कि एक तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप एडवोकेट हो, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम को क्लियर करो तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हो। एक दूसरी कंडीशन और है, कोई भी ऐसा एडवोकेट इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हो सकता जिसने किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर ट्रेनिंग नहीं ली है। मतलब एक तो आप एग्ज़ाम दोगे, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि एक तो आपने किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से ट्रेनिंग ली हो, और ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है जिससे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ये कम से कम 10 साल से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। किसी ऐसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से आपने ट्रेनिंग ली हुई होनी चाहिए जो कि कम से कम 10 साल से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा, ये जो ट्रेनिंग है ये आपने 1 साल के लिए कंटिन्यूसली ली हो। ऐसा नहीं है कि आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर ट्रेनिंग के लिए गए और 3 महीने ट्रेनिंग करके आ गए और बोले कि मुझे एग्ज़ाम देना है। कम से कम 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग चली हो। और ये जो 1 साल के लिए आप ट्रेनिंग लोगे, ये ट्रेनिंग आप कब ले सकते हो?
ऐसा नहीं है कि आज की डेट में आप रजिस्टर हुए एज एडवोकेट और आज ही आप पहुंच गए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास में जुगाड़ लगा के कि मुझे 1 साल की ट्रेनिंग दे दो, ऐसा नहीं हुआ। कम से कम 4 साल होने के बाद, मतलब आपने आज की डेट में 2024 में एनरोल करवाया एज एडवोकेट, तो कम से कम 4 साल तक 2028 तक आप एडवोकेट की तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, काम कर रहे हो। आपके एनरोलमेंट को 4 साल हो गए। 2024 में आपने रजिस्टर करवा दिया था, आपने एनरोल करवा दिया था काउंसिल में एज एडवोकेट, फिर 4 साल तक आपने कामकाज किया। इस 4 साल के बाद आप जाओगे किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास में और उसको बोलोगे मुझे ट्रेनिंग दो। और ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, ये ऐसा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए जो कम से कम 10 साल से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, और ये आदमी आपको ट्रेनिंग देगा कम से कम 1 साल के लिए। उसके बाद आप एलिजिबल होते हो एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तब जाके आज की डेट में आप कहीं बनते हो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। बहुत सिंपल बातचीत। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? वो एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बहस करता है किसी भी पार्टी के लिए, और इसको ये परमिशन बहस करने की कहाँ से मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के तहत। मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अलावा कोई और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बहस नहीं कर सकता है। पहले तो फेडरल कोर्ट वाले रूल्स चल रहे थे, पहले तो एजेंट्स बुलाया जाता था, फिर 1954 में इसको मॉडिफाई किया गया, एजेंट्स ना बुला के क्या बुलाया गया? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बुलाया गया। और 1954 में तो क्राइटेरिया ये था कि कोई भी ऐसा एडवोकेट जो कि 7 साल से एनरोल्ड है एज एडवोकेट, वो रजिस्टर करवा सकता था खुद को एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि झोल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग एनरोल तो करवा लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस से रूल्स को अमेंड किया 1959 में, और 1959 में एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और ये जो एग्ज़ाम है इसको करवाती है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री। एक दूसरी कंडीशन भी दी गई है कि किसी भी इंसान को अगर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम भी देना है तो पहले तो कम से कम 4 साल तो उसको हो जाने चाहिए एज एडवोकेट एनरोल्ड। 4 साल के बाद फिर वो जाएगा किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास में ट्रेनिंग के लिए। और ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, ये ऐसा एडवोकेट होना चाहिए जिसको कम से कम 10 साल से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का डेजिग्नेशन मिला हुआ है। और ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, इसके अंडर में कम से कम 1 साल तक ट्रेनिंग के बाद आप एलिजिबल होते हो एग्ज़ाम देने के लिए। फिर एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप बन जाते हो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। फिर उसके बाद बात आती है अदर एडवोकेट्स के बारे में। एक तो होते हैं सीनियर एडवोकेट, दूसरे हो गए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और तीसरी कैटेगरी होती है अदर एडवोकेट्स। और ये कौन होता है? किसी भी स्टेट की बार काउंसिल में जब कोई इंसान एडवोकेट के तौर पे एनरोल्ड होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो उसको रखा जाता है अदर एडवोकेट की कैटेगरी में। और ये जो एनरोलमेंट है, ये जो रजिस्ट्रेशन है, इसको मेंटेन किया जाता है अंडर एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961। देखो बड़ा सिंपल है कि आपने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करी, क्वालिफाई हो गए आप। अब ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे जाओगे कोर्ट में अपीयर होने लग जाओगे, केस लड़ने लग जाओगे। जब आपको डिग्री मिलेगी तो पहले आपको जाना पड़ेगा स्टेट की बार काउंसिल के पास में और बोलना पड़ेगा कि देखो साहब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है और अब मुझे एडवोकेट के तौर पे एनरोल करो, रजिस्टर करो। जिस मोमेंट पे स्टेट की बार काउंसिल आपको रजिस्टर कर देगी, एनरोल कर देगी, आप आ जाओगे अदर एडवोकेट की कैटेगरी में। लेकिन अपने को ये पता है कि ये जितने भी अदर एडवोकेट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके प्लीड नहीं कर सकते हैं, अपीयर नहीं हो सकते हैं, केस को नहीं लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस कौन लड़ता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अभी अभी अपन ने बात करी। दीज अदर एडवोकेट्स कैन नॉट अपीयर, प्लीड एंड एड्रेस कोर्ट इन एनी मैटर ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट अनलेस, लेकिन 2 सिनेरियोज हैं जहां पे ये अपीयर कर सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तो इंस्ट्रक्टेड बाय द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने इंस्ट्रक्ट किया, बोला, और दूसरा कोर्ट ने परमिशन दी, कोर्ट ने खुद ने परमिशन दे दी कि चलो इस केस में आप आओ और हमारे सामने अपीयर हो, प्लीड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ऐसा यूजुअली होगा क्यों? होता इसलिए बिकॉज केस में क्या होता है, केस जनरली जाता है लोअर कोर्ट में और वहाँ से अपील्स के थ्रू पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो लोअर कोर्ट का एडवोकेट है, इसको ज़्यादा जानकारी है उस केस के बारे में। तो जब एक्सट्रीम सिनेरियो होता है, वहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इंस्ट्रक्ट कर देता है, सुप्रीम कोर्ट खुद परमिशन दे देता है, परमिशन मिल गई है तो उसके बाद कुछ केसेस में ये जो अदर एडवोकेट्स हैं ये अपीयर हो सकते हैं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के सामने केस कौन लड़ता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड।
बेसिक, बहुत सिंपल सी बातचीत। एक कैटेगरी है सीनियर एडवोकेट्स की, दूसरी है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, और ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है यही सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लीड करते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लड़ते हैं। और तीसरी कैटेगरी है अदर एडवोकेट्स की, जो भी एडवोकेट स्टेट की बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, एनरोल्ड है, उसको बुलाया जाता है अदर एडवोकेट। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया, इजी चैप्टर था। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।